आप देख रहे हैं स्पूकी स्टोरीज इन हिंदी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से बहुत साल पहले नैनपुर गांव में एक पुराना कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान में अजीब घटनाएं होती थी। गांव के लोग मुर्दे को जब दफना कर आते थे तब रात को कब्र से लाश गायब हो जाती थी। कब्र के आसपास कंकाल के टुकड़े मिलते थे। आसपास के लोगों का कहना था कुत्ते जंगली जानवर का काम है, पर आज तक किसी ने भी अपनी आंखों से सच्चाई नहीं देखी थी। कुछ लोग कहते थे किसी शैतानी शक्ति ने मुर्दे को कब्र से निकालकर लाश को खाया है। आज तक किसी ने भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो भी अकेले उस कब्रिस्तान में रात को गया वह इंसान जिंदा कभी वापस ही नहीं लौटा। इसलिए जब भी मुर्दे को दफनाने जाते थे बहुत से लोग साथ मिलकर जाते थे। कब्रिस्तान में रात को कब्र से लाश कैसे गायब हो जाती थी, कब्र के आसपास कंकाल के टुकड़े क्यों मिलते थे, ऐसा किसी को भी नहीं मालूम था। नैनपुर गांव में करीम चाचा अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा सलीम बिरयानी बनाने का काम करता था। करीम चाचा का छोटा बेटा गुलफाम टीचर की नौकरी करता था। करीम चाचा का एक खुशहाल परिवार था। वो एक दयालु इंसान थे। हमेशा गरीब लोगों की मदद किया करते थे। वो हमेशा गरीब बच्चों को भरपेट खाना खिलाते थे। उनकी इसी स्वभाव की वजह से गांव के लोग करीम चाचा को बहुत सम्मान देते थे। एक दिन की बात है, करीम चाचा की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो जाती है। बेटा सलीम अपने अब्बू से कहता है, अब्बू आपको एक अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे, वहां आपका इलाज करवाएंगे। देखना आप जल्दी ठीक हो जाओगे, चलिए हमारे साथ। इस पर करीम चाचा कहते हैं, बेटा अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, बस तुम अपने छोटे भाई गुलफाम का ध्यान रखना। अब्बू की बात सुन गुलफाम रोने लगता है। करीम चाचा धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर देते हैं और फिर करीम चाचा इस दुनिया से अलविदा लेते हैं। दोनों भाई टूट चुके थे। तब तक गांव वाले आते हैं और दोनों भाइयों को संभाल लेते हैं। गांव वाले दोनों भाइयों से कहते हैं, चाचा को जल्दी से कब्रिस्तान लेकर चलो, थोड़ी देर बाद रात होने वाली है। रात के वक्त उस कब्रिस्तान में जाना मना है। तब करीम चाचा का छोटा बेटा गुलफाम गांव वालों से कहता है, क्यों रात को कब्रिस्तान में जाना क्यों मना है? इस पर गांव वाले बताते हैं, रात के वक्त उस कब्रिस्तान में बहुत सी घटनाएं होती है। गांव के लोग मुर्दे को जब दफनाकर आते हैं तब रात को कब्र से लाश गायब हो जाती है और कब्र के आसपास कंकाल के टुकड़े भी मिलते हैं। उस कब्रिस्तान में रात को जाना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए हम सबको रात हो जाने से पहले ही जाना पड़ेगा। करीम चाचा का बड़ा बेटा सलीम कहता है, भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता, यह सब मन का वहम है। हम लोग रात के वक्त ही अब्बू को दफनाएंगे। हमारे कुछ रिश्तेदार जो आने वाले हैं, कौन कौन हमारे साथ कब्रिस्तान में रात को आएगा, वो यहाँ पर खड़ा हो। सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। भीमा, हरिया और बिरजू यही तीनों ठहरते हैं। भीमा कहता है, गुलफाम भाई गांव वाले तो चले गए तो क्या हुआ, हम तीनों मिलकर आपके अब्बू को कब्रिस्तान लेकर जाएंगे। करीम चाचा को कब्र में डाला गया और सलीम और बाकी के गांव वाले मिलकर करीम चाचा को कब्रिस्तान लेकर जाते हैं। कब्रिस्तान का माहौल बहुत ज्यादा शांत था। कब्रिस्तान में चारों तरफ घना अंधेरा था, ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गुलफाम अपने हाथों में मशाल लेकर कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है। सलीम और बाकी के गांव वाले मिलकर करीम चाचा को कब्रिस्तान के अंदर लेकर जाते हैं। जब सभी लोग अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं एक कब्र पहले से ही खुदी हुई थी। ये नज़ारा देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि करीम चाचा की मौत तो कुछ देर पहले ही हुई थी। फिर किसने कब्रिस्तान में पहले से ही कब्र खोद कर रखी थी? गुलफाम अपने बड़े भाई सलीम से कहता है, भाईजान ये कब्र पहले से ही खुदी हुई है, आप अब्बू को इसी कब्र में दफना दीजिए। सलीम और गांव वाले मिलकर करीम चाचा को दफना देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। उनको इस बात का एहसास नहीं था जिस कब्र में करीम चाचा को दफना कर आए थे वहां पर एक लाश पहले से ही दफनाई गई थी। कुछ दिन पहले वो लाश उसी कब्र से गायब हुई थी। अब करीम चाचा की लाश के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसे देखकर दोनों भाइयों की रूह काम जाने वाली है। 2 दिन बाद गुलफाम अपने अब्बू के कब्र में फूलों की माला चढ़ाने जाता है
तो सामने जो नजारा देखता है उसे देख गुलफार्म के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गुलफाम देखता है करीम चाचा की कब्र खुदी हुई थी और कब्र से करीम चाचा की लाश गायब थी। गुलफार्म को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है, अब्बू की लाश किसने गायब की? ऐसी हरकत कौन कर सकता है? गुलफार्म गुस्से से गांव की तरफ जाता है और सभी गांव वालों से पूछता है, करीम चाचा की लाश कब्र से गायब है, ऐसी हरकत किसने की है? सभी गांव वाले डर जाते हैं और कहते हैं, हमने आपको पहले ही मना किया था। उस कब्रिस्तान में अजीबोगरीब घटनाएं होती है, पर आप दोनों भाइयों ने हमारी एक नहीं मानी और अपने अब्बू को उसी कब्रिस्तान में दफनाया। अब किसी शैतानी शक्ति ने आपके अब्बू की लाश को खाया होगा। आप लोग उस कब्रिस्तान में मत जाइए वरना आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। इस पर गुलफार्म कहता है, मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं, मुझे सच्चाई का पता लगाना है। कब्रिस्तान से कौन लाशों को गायब कर रहा है? कौन ऐसी हरकतें कर रहा है? अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो मैं अकेले ही सच्चाई का पता लगाऊंगा। तभी गांव वाले कहते हैं, गुलफाम भाई अकेले कब्रिस्तान में मत जाइए, हम भी आपके साथ आएंगे। हमें भी पता चले आखिर ऐसी हरकतें कौन कर रहा है। कुछ दिन बाद गांव में दिलदार चाचा की मौत हो जाती है। सभी गांव वाले मिलकर योजना बनाते हैं। कब्रिस्तान में दिलदार चाचा को दफनाने के बाद उसे कब्रिस्तान में छुपकर कब्र की निगरानी करेंगे। करीम चाचा के दो बेटे गुलफाम और सलीम भी साथ में जाते हैं। सलीम गांव वालों से कहता है, उस कब्रिस्तान में सच में किसी शैतानी शक्ति का साया होगा तो हम लोग शैतानी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमें अपने साथ एक फकीर बाबा को ले जाना चाहिए। गांव के सभी लोग मिलकर फकीर बाबा को लेने जाते हैं। फकीर बाबा एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। गांव के सभी लोग मिलकर बाबा से विनती करता है कि बाबा हमारी मदद कीजिए, अपनी आँख खोलिए। बाबा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। गांव वालों को सामने देखकर कहते हैं, मुझे सब पता है, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। कब्रिस्तान में एक शैतानी जिन्न रहता है, वही कब्रों से लाशों को गायब करता है। शैतानी जिन्न की बातें सुनकर गांव वाले डर जाते हैं और बाबा से कहते हैं, बाबा आप हम लोगों के साथ चलिए, हमें आपकी जरूरत है, अब आप ही बचा सकते हैं। इस पर फकीर बाबा कहता है, चलो हमें जल्दी से कब्रिस्तान जाना चाहिए। आज अमावस की काली रात है और आज रात शैतानी शक्तियां ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। गांव वाले दिलदार चाचा को दफनाने कब्रिस्तान ले जाते हैं और साथ में करीम चाचा के दो बेटे गुलफार्म और सलीम भी जाते हैं। फकीर बाबा भी पीछे पीछे जाते हैं। फकीर बाबा सभी गांव वालों से कहते हैं कि मैं इसी कब्रिस्तान में छुपकर कब्र की निगरानी करूंगा। जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम लोगों के सामने आ जाऊंगा। तुम लोग दिलदार चाचा को दफना कर इसी कब्रिस्तान में किसी अच्छी जगह पर छुप जाओ। कुछ देर में रात होने वाली है और शैतानी शक्तियां के आने का वक्त हो जाएगा। जल्दी करो, कब्र खोदो और लाश को दफना कर निकलो। सभी लोग मिलकर दिलदार चाचा को दफना देते हैं और लाश को दफनाने के बाद एक अच्छी सी जगह पर छुप जाते हैं। रात ज्यादा होने लगती है। कुत्ते और बिल्लियों की डरावनी आवाज़ें आने लगती है। तभी अचानक जोर जोर से हवाएं चलती है। तब एक काला धुआं आते हुए दिखाई देता है। सभी गांव वाले डर जाते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी सामने देखते हैं, एक काला सा साया कब्र खोद रहा है। एक काला ताना दिलदार चाचा की लाश को खबर से निकालकर खाने लगता है। यह मंजर इतना डरावना था कि सभी लोगों के रोंगटे कांप जाते हैं। सभी लोग डर के मारे थर थर कांपने लगता है। करीम चाचा के दो बेटे गुलफाम और सलीम भी डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी वहां पर फकीर बाबा आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, आज ये तेरी आखिरी रात है। फकीर बाबा अपने जोले से राख निकालकर शैतानी दानव के ऊपर फेंकने लगते हैं। वो दानव गुस्से से कुर्हाने लगता है और शैतानी शक्तियों से फकीर बाबा पर हमला कर देता है। फकीर बाबा पर शैतानी शक्तियों का असर नहीं हो रहा था। फकीर बाबा को सही सलामत देखकर शैतानी दानव और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर कबीर से लाशों को निकालकर बाहर फकीर बाबा पर फेंकने लगता है। सभी गांव वाले इतना डरावना मंजर अपनी आंखों से देखकर डर के मारे कांपने लगते हैं।
फकीर बाबा अपने झोले से एक त्रिशूल निकालते हैं और उस त्रिशूल से शैतानी दानव को खत्म कर देता है। सभी गांव वाले वहां पर आ जाते हैं और बाबा को धन्यवाद देते हैं। उस दिन के बाद से उस कब्रिस्तान में या फिर उस गांव में कभी भी ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई। गांव वाले वापस से अपने गांव आ गए। उस दिन के बाद से कब्रिस्तान से अवलाश गायब नहीं होती। अब लोग बिना डरे कब्रिस्तान में मर्दों को दफनाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, इन सब चीजों पर मैंने कभी भी विश्वास नहीं किया और ना ही कभी मैं करना चाहता था। मगर उस रात ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता, और इस दिन के बाद से इन सारी चीजों पर विश्वास करने को मजबूर था। मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। मुझे मानना ही पड़ा कि इस दुनिया में ऐसी भी कुछ चीजें हैं जिनसे हम ना ही मिले तो अच्छा रहेगा। दरअसल एक घटना है। आज से करीब 12 साल पहले की मेरी उम्र यही कोई 16 या 17 साल की थी। मुझे नानी का घर बहुत पसंद था। मैं गर्मियों की छुट्टियों में ज्यादातर नानी के घर ही जाया करता था। मगर उस बार जब मैं नानी के घर गया तो वो गर्मियों की छुट्टियां नहीं थी, वो सर्दियों की छुट्टियां थी। सर्दियों का मौसम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इन छुट्टियां नानी के घर में ही बिताया जाए। तो मैं नानी के घर पहुंच गया। सबसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। वहां के दोस्तों से, घर वालों से, परिवार वालों से, उनसे मुझे काफी ज्यादा लगाव था और वो भी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए मुझे वो जगह बहुत ज्यादा पसंद थी। वहां जाते हैं। मैंने अपना सामान रखा और मैं बाहर खेलने निकल गया। वह मेरे बहुत सारे दोस्त थे। खेलकर जब मैं शाम को वापस घर लौटा तब तक अंधेरा हो चुका था, क्योंकि सर्दियों में अंधेरा बहुत जल्दी ही हो जाता है। मैंने हाथ मुंह धोया और वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गया। बस यही तो काम था मेरा, वहां खेलना, वापस घर आना और सो जाना। इसलिए मुझे ये जगह बहुत पसंद थी। अभी मैं लेटे लेटे अपने कमरे में छत की तरफ देख ही रहा था कि तभी मुझे बाहर से आवाज आई। मामी और नानाजी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मैं रूम से निकलकर बाहर आया तो सुना कि मामी नानाजी को बाहर जाने से मना कर रही है और नानाजी कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो जाकर मामा को टिफिन पहुंचाएंगे। इस पर मैंने मामी से कहा, क्या हुआ मामी, कोई दिक्कत है क्या? इस पर मामी ने कहा, देखो तुम्हारे नाना जी को मैं मना कर रही हूं कि आज उन्हें टिफिन देने की कोई जरूरत नहीं है, वो कहीं से जुगाड़ करके खा लेंगे। इनकी तबीयत सही नहीं है और बाहर इतनी ठंड है, ये जाएंगे वापस इतनी दूर तो और ज्यादा तबीयत बिगड़ेगी। इस पर मैंने नाना जी से कहा, नाना जी रहने दीजिए, मामा जी खा लेंगे कहीं से जुगाड़ करके। इस पर नाना जी ने कहा, नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना नानाजी की जगह मैं टिफिन पहुंचाने चला जाऊं। मामाजी को मामाजी की फैक्ट्री मैंने देख ही रखे थे, तो मैं वहां पर जाकर आराम से उन्हें टिफिन देकर आ भी जाऊंगा। मैंने ये विचार नानाजी से कहा। इस पर नानाजी ने साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा, नहीं नहीं तुम्हें इतनी रात को जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो रास्ता बढ़िया नहीं है। तो इस पर मैंने कहा, क्यों बढ़िया नहीं है, मतलब क्या मैं बच्चा थोड़ी हूं नानाजी, मैं पहुंचाऊंगा टिफिन। नानाजी से बहुत सिद्ध करने के बाद वो मान गए, मगर उन्होंने साथ ही एक हिदायत भी दी, देखो तुम जाओ, एक टॉर्च भी साथ लेकर जाओ, मगर अगर कोई पीछे से आवाज दे, कैसी भी आवाज, किसी भी चीज की आवाज, अगर कोई छोटी सी हलचल की भी आवाज हो तो पीछे पलट कर मत देखना, बस आगे चलते जाना, टिफिन पहुंचाना और सीधे घर आना, कहीं और मत जाना और पीछे पलट कर गलती से भी मत देखना। मैंने नानाजी की बात पूरी सुनी और टिफिन लेकर घर से चल पड़ा मामाजी की फैक्ट्री की ओर, जहां पर मामाजी काम करते थे। घर से बाहर कदम रखते एक ठंडी हवा के झोंके ने मुझे हिला कर रख दिया। ठंड बहुत ज्यादा थी, मगर मैंने भी बहुत ज्यादा कपड़े पहन रखे थे, इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं होने वाले थे। मैं टॉर्च के रोशनी के सहारे आगे बढ़ता जा रहा था। चूंकि अभी ज्यादा रात नहीं हुए थे, बस शाम के यहीं कोई 7 या 7:30 ही बजे होंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चलता हुआ सीधे मामाजी के फैक्ट्री पहुंचा। उन्हें टिफिन दिया, उनसे मुलाकात की, थोड़ी बात की और फिर मामाजी ने कहा, देखो यहाँ से सीधे घर जाना और कहीं मत जाना, और अगर कोई आवाज दे तो पीछे पलट कर मत देखना। इस पर मैंने मामाजी से पूछा,
मामाजी कौन आवाज देखा? इस रास्ते पर। नानाजी भी यही बोल रहे थे कि पीछे पलट कर मत देखना। इस पर मामाजी ने कहा, मैं कल सुबह जब घर आऊंगा तो बताऊंगा। अभी जाओ, जल्दी निकलो यहाँ से, रात होने से पहले घर पहुंच जाना। जिसके बाद मैं वहां से निकला और वापस घर की ओर चल पड़ा। अब रात के करीब 8:30 बज चुके थे। रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो चुका था क्योंकि मौसम ठंड का था। ठंड के मारे सारे लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए थे और वो रास्ता भी जंगलों से घिरा हुआ था। कच्चे सड़क, ऊपर से आजू बाजू जंगल। अभी मैं आके पर ही रहा था कि तभी अचानक मेरे कानों में एक आवाज आई, सुनो, रोको। आवाज सुन मैं अपनी जगह पर ही रुक गया। तभी वापस पीछे से आवाज आई, पेजा पलट कर देखो तो सही, मैं कौन हूं, तुम मुझे जानते हो? मैं पीछे पलटने ही वाला था कि तबे मुझे नानाजी की कही बात याद आ गई कि पीछे मत देखना। पता नहीं क्यों मुझे वो आवाज भी कुछ अजीब सी लगने लगे थे, इसलिए मैंने वापस से चलना शुरू कर दिया। चलते चलते मैं काफी दूर आ चुका था मगर पीछे से वो आवाज लगातार आए जा रहे थे। चलते चलते मैं भागने लगा और भागते भागते मैं घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने नानाजी को पूरी बात बताई। पहले तो नानाजी ने मुझे शांत किया और फिर कहा, दरअसल वो जो आवाज थे वो कोई इंसान की आवाज नहीं थे, वो एक प्रेत की आवाज थे। उस रास्ते पर प्रेत भटकते हैं, वो आवाज देते हैं। अगर तुम उनकी आवाज सुनकर पीछे पलट गए तो फिर तुम वापस कभी खैर नहीं आ पाओगे। वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे और अगर पीछे नहीं पलटे तो वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें छू भी नहीं सकते। तुम्हें अपनी मर्जी से पीछे पलटना होता है। उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस रास्ते पर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियों। अगर आपको ये कहानियों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मैं आपको जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।